हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और हम डिस्कस करेंगे आज आरबीआई के बारे में। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑन आरबीआई। तो आरबीआई को हम किस तरीके से पढ़ेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले हम करेंगे इसके फैक्ट्स। क्या करेंगे? फैक्ट्स करेंगे। दूसरे नंबर पे हम करेंगे इसके कॉन्सेप्ट। देन इसमें अगर इम्पॉर्टेंट टर्म्स आएंगे वो देखेंगे। देन फिर हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यूज और इसके बाद आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज देखिए, जहाँ से आपको लग रहा है कि मैं देखने चाहिए, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा है, तो ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। जो हम आपको करवा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो आपको बस पेशेंस रख के आराम से पढ़ना है आरबीआई। ठीक है, चलिए आरबीआई जैसे हमने इकोनॉमिक्स से पहले भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट कर लिया, फिजिकल पॉलिसी कंप्लीट कर लिया, बेसिक टर्म्स एंड प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया। तो ये थर्ड टॉपिक है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स। तो फैक्ट को पहले ध्यान से, जो फैक्ट है वो फैक्ट हैं, वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम क्लास में ही आपको याद करवा देंगे। तो सबसे पहले आरबीआई है क्या? आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है ये बैंक, क्या काम करता है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। तो बेसिकली इसको बोला क्या जाता है, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला जाता है, इसको बोला जाता है इट इज सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक है। इट इज सेंट्रल बैंक एंड इट इज सेंट्रल बैंक एंड अपेक्स बैंक। मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है ये, सबसे बड़ा, सेंट्रल का सबसे बड़ा बैंक है। इट डज नॉट डील विद पब्लिक। इसमें पब्लिक के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप बैंकों में पैसे सबमिट करने जाते हो, लेने जाते हो डिपॉजिट करके, तो ये आपको उससे कोई डील नहीं करेगा। आप बैंकों, इसमें डायरेक्ट आपका कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये काम किसके साथ करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ प्लस बैंक्स के लिए काम करता है। जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं उन सब के लिए ये क्या करता है? काम करता है। मैंने बोला कि सबसे पहले सबसे बड़ा बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है। उसके बाद ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता। ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता, तो डील करता किसके साथ है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करेगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करेगा, प्लस बैंकों के साथ डील करेगा। इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये कब स्टार्ट हुआ या कब बना ये? तो ये बना था 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बनाया गया था। अप्रैल फूल बनाया गया अप्रैल 1935 में। कहाँ बना ये? ये बना था कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे? आपका वेस्ट बंगाल में। तो 1 अप्रैल के दिन 1935 में आपका आरबीआई बना दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन इसको बनाने के पीछे जो एक्ट था वो था आरबीआई एक्ट 1934। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका आरबीआई बना था, तो एक्ट होगा सर आरबीआई एक्ट 1934 में। 1934 में एक्ट आया था और 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन कोई भी बैंक स्टार्ट करने के लिए, अगर आप कोई भी बैंक बनाना चाहते हो तो उसकी एक कुछ कैपिटल होता है जो आपको शो करना पड़ेगा कि इतना कैपिटल के साथ हम स्टार्ट करें, कुछ इतना इन्वेस्टमेंट है। ऐसे थोड़ी कि घर पे बैठ के बैंक खोल लिया, दुकान खोल के बैठ के कि मैंने नया बैंक बनाया, पैसे दो। कुछ पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी आपकी 5 करोड़ की। कितनी थी? 5 करोड़। तो सबसे पहले जब बैंक स्टार्ट किया था, इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इसकी कैपिटल थी, वो कितनी थी? 5 करोड़ की थी। कितनी थी? 5 करोड़ की। तो सबसे पहले ये बैंक कैसा बैंक है? ये सेंट्रल बैंक है। ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता। करता किसके साथ है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्लस ये आपका बैंकों के साथ डील करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं। सेकंड मैंने बोला इसका स्टार्टअप कब हुआ? डेट विल बी 1 अप्रैल 1935 में।
ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। बट कौन सा एक्ट था, कौन सा एक्ट था? आरबीआई एक्ट 1934 में। जब स्टार्ट किया गया तो तब इनिशियली कैपिटल क्या थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 5 करोड़ की। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, 5 करोड़ जो थे वो इन्वेस्ट किसने किए थे? उस टाइम 5 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था। तो कौन करता है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक और पॉइंट लिख लीजिए। 1937 में आपका बैंक का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से? कोलकाता से मुंबई। और अभी भी कहाँ पे है? मुंबई है। 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से, कहाँ? मुंबई। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका आरबीआई जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई कब बना था? तो मुंबई कब बना था? 1937 में बना था। स्टार्टिंग में कौन था? स्टार्टिंग में कोलकाता था। अच्छा सर, ये 5 करोड़ इन्वेस्ट कौन करता है? ये 5 करोड़ इन्वेस्ट कौन करता है? देखो 5 करोड़ उस टाइम इन्वेस्ट करने वाले कौन थे? जितने भी आपके रिच पर्सन थे इन सब ने इन्वेस्टमेंट किया। पहले ये बेसिकली प्राइवेट बैंक था। ये रिच पर्सनों ने सबने अपना अपना पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी जो भी शेयर होल्डर जैसा भी जितना भी था, तो इन लोगों ने बैंक को स्टार्ट किया था। उस टाइम भी ये क्या था? आपका प्राइवेट बैंक था। क्या था ये? प्राइवेट बैंक था। तो इन्वेस्ट 5 करोड़ किसने किया था? जितने भी बड़े बड़े रिच पर्सन थे इन लोगों ने इन्वेस्ट करके बैंक को स्टार्ट किया था। ठीक है, इन लोगों ने बैंक को स्टार्ट किया था। उस टाइम ये प्राइवेट बैंक था स्टार्टिंग में। लेकिन 1 जनवरी को 1949 में, 1 जनवरी 1949 में क्या हुआ? ये नेशनलाइज कर दिया गया। इसको नेशनलाइज कर दिया गया। आपको पूछा जाएगा आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। 1949 में नेशनलाइज करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी मनी, जो भी कैपिटल था, जितना भी शेयर बनता था, वो रिटर्न किया किनको? जिन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया था। जितनी मनी थी, जितना शेयर था, वो सारा रिटर्न कर दिया। अब बोला कि भाई ये बैंक अभी गवर्नमेंट का हो चुका है, ये गवर्नमेंट बैंक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाएगी। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में जो आरबीआई बना था तब प्राइवेट था। इसमें इन्वेस्ट करने वाले कौन थे? जितने भी आपके रिच पर्सन थे बड़े बड़े उस टाइम पे। लेकिन 1 जनवरी 1949 में क्या हुआ? 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैसा रिटर्न कर दिया उनको, सबको, जितना भी शेयर बनता था। देन बोला गया कि अब ये बैंक हमारा है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब ये बैंक हमारा है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो स्टार्टिंग में याद रखना ये प्राइवेट बैंक था, ये गवर्नमेंट बैंक नहीं था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर तो आता है, लेकिन आरबीआई क्या है आपका? आरबीआई बेसिकली इंडिपेंडेंट है। कैसा है ये? इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट काम करता है। बट एडवाइस कौन देता है इसको? एडवाइस देता है, वो देती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, लेकिन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, एडवाइस देता है लेकिन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो पूछा जाएगा आरबीआई कैसी है? डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इसको गवर्नमेंट चलाता है, कौन चाहता है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन एडवाइस कौन करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडवाइस करती है। अच्छा, इसको बनाने के लिए देखो, कोई भी चीज़ अगर बड़ी बनती है उसके लिए पहले एक कमेटी बैठती है। उसके लिए पहले बंदों को एक कमेटी बना के भेजा जाता है कि आप सर्वे करिए और देखिए इसमें क्या क्या कमियां क्या है, इसको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देन इसके लिए एक कमेटी बिठाई थी कि सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसको क्या बोला गया? उसको रॉयल कमेटी के नाम से भी जाना गया। रॉयल क्यों बोला गया था? क्योंकि सारे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर बनाई थी, रॉयल पर्सन थे, इसलिए इसको रॉयल कमेटी बोला गया। रॉयल कमेटी या रॉयल कमीशन लिख लो, चलो कमीशन लिख लो, रॉयल कमीशन बोला गया। लेकिन इसका जो हेड था, जिसके नाम पे ये कमेटी थी, वो कौन था? वो था आपका जॉन हिटन यंग कमीशन। कौन था? जॉन हिटन यंग कमीशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आरबीआई बना था उस टाइम
जंग था, जवान था, इसलिए जंग कमीशन नाम याद रख लो। बाकी रॉयल क्यों बोला गया, क्योंकि सारे के सारे रिच पर्सनों ने इन्वेस्ट किया था कैपिटल और उन्हीं ने ये आरबीआई बनाया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका जो कार्यकाल होता है, जो इसका टेन्योर होता है, टाइम करने का पीरियड होता है, कब से लेकर कब तक, अकाउंटिंग ईयर जिसको बोलते हो, अकाउंटिंग ईयर जिसको बोलते हो, वो कब होता है, वो होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कि फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब तक होता है, इसका मुझे टाइम पीरियड आपको बताना है। ठीक है, चलो बजट बनेगा ये मुझे आपको बताना है। और आरबीआई का जो क्या है लोगो है, आरबीआई का जो लोगो है वो क्या है, जो आरबीआई का आप देखते हो बाहर उसका जो लोगो लगा होता है, उसका लोगो क्या है, उसका लोगो है टाइगर अंडर पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री, इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई का लोगो क्या है, टाइगर है जो किसके, एक ट्री, पाम ट्री के नीचे है। ठीक है, टाइगर बना हुआ है पाम ट्री के नीचे। मैं आपको इसकी पिक भी बता देता हूँ अगर मुझे मिलती है तो। चलिए ये देखिए, ये है इसका लोगो, देखिए ये है आपका पाम ट्री, इसके नीचे बना हुआ आपका टाइगर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। चलो आई होप आपको भी याद रहेगा ये। चलो अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो क्या है, आरबीआई का लोगो पढ़ लिया, अकाउंटिंग ईयर पढ़ लिया, और इसका कमीशन कौन सा इसके तहत ये बनाया गया था। तो आरबीआई पहले इंडिपेंडेंट, अभी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको रिकमेंड कौन करता है, मतलब एडवाइस कौन करता है, इसको करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ये बनाया किसने था ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरबीआई ऑफिस। किसके बारे में, आरबीआई ऑफिस के बारे में, कि आरबीआई की ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले इसका एक हेड ऑफिस है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कहाँ पे है, वो है आपका मुंबई में। कहाँ पे आपका, मुंबई में। लेकिन इसके 4 जोनल हेड ऑफिस भी हैं, ये 4 जोनल हेड ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में है। सबसे पहला है जो एक है आपका, एक दिल्ली है, दूसरा आपका मुंबई में है, एक तीसरा आपका चेन्नई में है, एंड लास्ट वन इज कोलकाता। ये वाला है आपका नॉर्थ रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन, एंड दिस वन इज नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट रीजन वाला है, ये वाला है साउथ वाला, और ये वाला आपका ईस्ट रीजन का। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन पड़ता है। तो ये 4 इसके कौन से हैं, जोनल ऑफिस हैं। अभी तक कितने होंगे टोटल, 5 होंगे। उसके बाद आगे देखो, ये होने के बाद 20 इसके स्टेट में है, स्टेट ऑफिस इसको बोल सकते हो आप। तो स्टेट में कितने ऑफिस हैं, 20, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक एक ऑफिस है, और कोई जो छोटी छोटी स्टेट है उसके 2 मिला के एक ऑफिस बनाया गया है। तो 20 ऑफिस कहाँ बने हैं, आपके अलग अलग स्टेट में। जैसे जेएंडके में इसका ऑफिस है, आरबीआई का हेडक्वार्टर, सॉरी आरबीआई का ऑफिस यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद 11 क्या है आपके सब ऑफिस, 11 क्या आपके सब ऑफिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो इसका इंपॉर्टेंट है कि कितने जोनल ऑफिस हैं। तो आपको पता है 4 जोन है, 4 ही होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले। तो कहाँ कहाँ पे ये पूछ लेता है, पूछ लेगा आपसे कि नॉर्थ रीजन में कौन सा हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, दिल्ली में। वेस्ट का कहाँ पे है, मुंबई में। साउथ कहाँ पे है, चेन्नई। और ईस्ट का कहाँ पे है, कोलकाता में। 20 इसके स्टेट ऑफिस भी हैं। आगे मैंने बताया 11 सब ऑफिस हैं। प्लस आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कितने हैं, 21 है मैक्सिमम।
कितने हैं? 21। मतलब अलग अलग ऑफिस के अलग अलग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ कहाँ बैठते हैं, थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिलहाल आपको पता है एक आरबीआई गवर्नर होता है, एक होता है आरबीआई गवर्नर। तो एक तो आपका गवर्नर होता है, एक तो आपका गवर्नर होता है, और ये बैठता है आपका मुंबई में। एंड चार डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। और ये कहाँ बैठते हैं? ये भी बैठते हैं आपके मुंबई में, ये भी मुंबई हेडक्वार्टर में बैठते हैं। उसके बाद आगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिख लो आप, अब 4 जोनल ऑफिस थे, तो 4 डायरेक्टर होंगे किसके लिए? 4 जोनल, तो चारों में एक हेड होगा, ठीक है, चारों में एक ऐड होगा। कितने हो गए? एक, मतलब टोटल 9 हो चुके हैं। उसके बाद 10 डायरेक्टर होते हैं, जो इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको किया जाता है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई का कुछ भी करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। इससे प्रेसिडेंट, पीएम ऐसा कुछ नहीं है कि इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, पीएम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमेशा ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। इसको कौन करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में कौन है? सारे के सारे लोग जितने भी मिनिस्टर बन के गए वो सारे गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 10, 18, 19। अभी भी 2 बच गए, ये जो 2 डायरेक्टर होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फिलहाल के लिए आपकी करंट की नॉलेज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी आपका गवर्नर कौन है। बाकी 4 मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नर आपको बताना है। फाइनेंस मिनिस्टर आपको मैंने पहले ही पूछा था, ये आपको पता होगा। और ये कितने अपॉइंट करता है? 2। टोटल कितने हो गए? 21। टोटल कितने हो गए? 21। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं? मैक्सिमम वो होते हैं 21, जिसमें से एक आता है आपका गवर्नर, जिसका नाम मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। एंड 4 डिप्टी गवर्नर और 4 डायरेक्टर ऑफ जोनल ऑफिस। और 10 होते हैं, 4 हो गए जोनल ऑफिस, और 10 हो गए आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, और 2 कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ठीक है। टोटल हो गया आपके 21। आगे बात करते हैं इसके टेन्योर की। इसका टेन्योर कितना होता है? जब भी आपका गवर्नर बनता है तो इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो ये होता है आपका 5 साल का। तो सब में 5 ही, ऑलमोस्ट 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर का 5 साल का कार्यकाल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई जब 1935 में बनाया गया था, उस टाइम का गवर्नर कौन था? और आपको पता उस टाइम ब्रिटिश राज था, तो ये एक ब्रिटेन के ही थे, जिसका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आपके पहले गवर्नर थे आरबीआई के। कौन था आपका पहला गवर्नर 1935 में? ये 1935 से लेकर 1937 तक रहे थे, तब तक हेडक्वार्टर शिफ्ट नहीं हुआ था। और जो नेक्स्ट आपका रहा 37 से लेके 43 तक, ये भी एक ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है, ये भी ब्रिटेन के थे। इसका नाम था सर आपका सर जेम्स टेलर। और यही वो बंदा है जिसके टाइम पे आपका हेडक्वार्टर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? वो हो गया आपका कोलकाता से, क्योंकि आपको पता है 1937 में शिफ्ट हुआ था, कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गया था, और आज भी कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये दोनों पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। सबसे पहले आपका गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद 1937 2 साल का रहा इनका। उसके बाद कौन आया आपके? सर जेम्स टेलर आए, इसी के टाइम पे हेडक्वार्टर मूव हुआ था। थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे, थर्ड आरबीआई गवर्नर। और फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर।
वो कौन थे, वो कौन थे, वो आप सबको याद होना चाहिए, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। उसका नाम है आपका सीडी देशमुख। क्या नाम है? सीडी देशमुख। अगर आपको नहीं पता कि आरबीआई के पहले गवर्नर क्या है, तो अपने पुराने दुकान पे जाके एक सीडी लेके आना, वहाँ पे देखना आरबीआई के गवर्नर कौन है। सीडी में आपको पूरी वीडियो दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना इसको। तो थर्ड आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और फर्स्ट इंडियन कौन थे? सीडी देशमुख। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल था, वो था आपका 43 से लेके 49 तक रहा था ये, 43 से 49। अब अगर ये डेट थोड़ी सी आपको याद है तो अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैं बोलूँगा इंडिपेंडेंट टाइम कौन था? इंडिपेंडेंट टाइम पहला गवर्नर कौन था? यही था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम गवर्नर कौन था? यही था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर कौन था? इंडिया का इंडिपेंडेंट आरबीआई गवर्नर कौन था? वो भी यही था, क्योंकि इसका देखो कार्यकाल क्या है, 49 तक है, और 47 में इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये सारा कुछ इंडिया का जो भी फर्स्ट आएगा वो यही होगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन who is governor of who was governor of आरबीआई? उस टाइम का आरबीआई का गवर्नर कौन था? उस टाइम आरबीआई गवर्नर कौन था? आंसर इज से, ठीक है। तो आरबीआई देखो, सीडी देशमुख कितना इंपॉर्टेंट है। पहला इंडिपेंडेंट गवर्नर कौन था इंडिया का? आरबीआई का, वो है सीडी देशमुख। पहला आपका जब नेशनलाइजेशन हुआ उस टाइम गवर्नर कौन था? उसके बाद पहला इंडियन कौन था? तो ये सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। और पहला गवर्नर तो सबको पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का फर्स्ट कौन है, ठीक है। मैंने सेकंड भी लिखवा दिया खैर, लेकिन इसके टाइम मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि हेडक्वार्टर मूव हुआ था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उस टाइम पे गवर्नर कौन था जब हेडक्वार्टर को मूव किया गया था। और आपके 24th गवर्नर कौन है? देखो बीच में सारे तो आपको याद नहीं करने हैं। 24th गवर्नर कौन था? उसका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। और 25th कौन है आपके? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। 25th कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत SHA, हाँ, शक्तिकांत दास। और अभी आपको बताना है करंट कौन है, 25th ही करंट है कि 26th है, जो भी है उनका मुझे नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया। तो चलिए, यहाँ तक अभी तक मैंने जो आपको फर्स्ट के बारे में बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने में आपको साथ साथ बताता हूँ, क्योंकि हमारा तरीका यही है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना होता है। तो बेसिकली किन चीज़ों पे फोकस करना होता है, किसको आप कॉपी पे स्टार मार्क करके रखोगे, जब भी रिवीजन करोगे सबसे पहले वो चीज़ पे नज़र जानी चाहिए। टाइम कम है तो भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपको याद रखना कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, ये तो सबको पता होना चाहिए। और इसका अगर थोड़ा सा टेन्योर याद रख लेते हो तो फ़ायदा हो जाएगा। 95 में बना था, सिर्फ 2 साल के लिए। फिर 1937 से 43 तक गवर्नर आए आपके सर जेम्स टेलर। वैसे भी आपको पता है कि ब्रिटेन नाम हो गया, उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। क्यों मैंने इसका बताया? नहीं तो सेकंड में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बताया क्योंकि इसी टाइम पे हेडक्वार्टर मूव हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट और इसमें वो है थर्ड आरबीआई गवर्नर। क्यों? क्योंकि यही इंडिया के फर्स्ट आरबीआई गवर्नर भी थे। और दूसरे ये क्या थे? नेशनलाइजेशन इन्हीं के टाइम हुई थी। इंडिपेंडेंट भी यही थे। तो मतलब सब कुछ आरबीआई का अगर इंडियन पूछे तो आंसर होगा सीडी देशमुख। तो आप पुरानी सीडी निकालना, उसमें देखना कि आरबीआई में इंडिया का कैसे एंट्री हुई थी आरबीआई में, ठीक है। चलिए फिर आगे हमने बताया कि 24th आपके थे उर्जित पटेल, जो 2 साल का टेन्योर था इनका, 2016 से 18 तक। फिर आपके शक्तिकांत दास थे। और मुझे आपको बताना है कि आपका करंट कौन है अभी, 26 था 25 था, उसका नाम आपको मुझे बताना है फिर से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हो। चलिए अब आप नाम लिख लीजिए। मैंने पहले बताया था आपको 4 डेप्यूटी गवर्नर, इनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से एक बार लिख देता हूँ क्योंकि साफ साफ लिखा नहीं जा रहा। चलो, सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए। अब सबसे पहले नंबर पे कौन है? मैं चारों के नाम लिखवाता हूँ, ये आपको याद रखना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है NS विश्वनाथन। NS विश्वनाथन।
नाथन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लिखिए, दूसरे नंबर पे जिसका बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, कुन्नुको। तीसरे नंबर पे लिखिए, तीसरे नंबर पे लिखिए, तीसरे नंबर ये कुन्नुको है, ठीक है, KANUNGO, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखिए MK जैन, और चौथे नंबर पे लिखिए MD पात्रा। ये चार हैं कौन आपके डिप्यूटी गवर्नर। कहाँ बैठते हैं ये मुंबई हेडक्वार्टर RBI में बैठते हैं ये। और एक गवर्नर है, उसका नाम मुझे आपको बताना है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा इन्हीं का आएगा कि आपके डिप्यूटी गवर्नर इसमें से कौन नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, जो एक नहीं है वो दे देगा। तो ये क्वेश्चन अपने हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि जैसे हमारा हेड कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे आपके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनका कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार सबके लिख देता हूँ। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए आप, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैंक है उसको क्या बोला जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है उसको क्या बोला जाता है। और आपको पता है कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट था, उसके बाद पाकिस्तान बना था। तो पहले लास्ट इसके भी यही रहेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी तो फिलहाल कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट भी RBI ही था इसका। 1 साल तक आज़ाद होने तक ये RBI ही इसका कौन था, इसको मैनेज कर रहा था, इसका मेन बैंक था। बाकी भी कंट्री को बताता हूँ मेन, जैसे बांग्लादेश लिख लो, तो बांग्लादेश का क्या है, द बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये तो नाम से पता चल जाएगा, द बैंक ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद आगे लिख लो इंपॉर्टेंट, नेपाल। तो इसका नाम भी नाम से ये नेपाल राष्ट्रीय बैंक, बंगाल और नेपाल राष्ट्रीय बैंक। चलो गाइज मैंने डायरेक्टली नाम लिख दिए क्योंकि लिखने में टाइम लगना था, ठीक है। बाकी याद करने वाले इंपॉर्टेंट बताता हूँ, रशिया का, चाइना का कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट कंट्रियों के नाम पे, जैसे नेपाल का नेपाल के नाम पे है, चाइना का पीपल बैंक ऑफ चाइना, ये एक इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, USA का फेडरल रिजर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे रिच बैंकों में से एक है। और आपको पता है कि USA की इकॉनमी सबसे अच्छी भी है और ये पावरफुल भी है। वैसे तो इकॉनमी में चाइना आ गया, लेकिन ये सबसे पावरफुल बैंक है। कौन सा ये, फेडरल रिजर्व। रशिया का सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, सबके ये सेंट्रल बैंक ऑफ, सबका नाम से ये। जापान का क्या है, बैंक ऑफ जापान। ब्रिटेन का क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। हाँ ये थोड़ा याद करना। सऊदी अरबिया का क्या है, सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, ये थोड़ा सा अलग है नाम। वैसे कंट्री के नाम पे ही आ रहे हैं सारे, वो तो आएंगे ही आएंगे ऑलमोस्ट। बाकी आप इंपॉर्टेंट मैंने 3-4 आपको बता दी, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है गाइज। और बाकी हमने जो पेड बैच लॉन्च किया हुआ है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको सबसे बेस्ट ही मिलेगा और आपका सिलेबस भी टाइम पे ख़त्म होगा, रिवीजन भी करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा की पेशेंस, क्योंकि पेशेंस रखने से ही हम भी अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज सिलेबस ख़त्म करने की बात आएगी तो मैं 15 दिन में सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन सिलेबस ख़त्म करने में से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन में पहले ही बोल रहा हूँ, सिलेक्शन पढ़ने से होगा, आपको कितना आता उससे होगा। बाकी मैं गारंटी देता हूँ कि मैं रिवीजन करवा के प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आप बस पेशेंस रख के पढ़िए। आपको कोई इकोनॉमिक साइंस इतनी डिटेल में, इतनी अच्छे से, इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूब पे कोर्सेज चलते हैं, जितने भी पेड बैच बच्चे टीचर वगैरह भेजते हैं, उन सबका आप देख लो कंटेंट कैसा होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग आपके लिए अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने दोस्तों वगैरह जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इससे बेटर कुछ नहीं है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। बाकी हर एक टीचर अच्छा कर रहा है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये थोड़ा पोर्शन वीक चल रहा है। तो बाकी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये, मैंने आपको बता दिया 4 डिप्यूटी गवर्नर कौन कौन थे, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके। RBI पहला गवर्नर कौन था, ये सब कुछ आपको याद रखना। पहला कौन था, सबसे पहले था सर ऑसबोर्न स्मिथ,
ये 1935 से 1937 तक आए थे। उसके बाद आए थे 1937 से 1943 तक आए थे आपके कौन, सर जेम्स टेलर। और ये क्या थे, इसी के टाइम पे हेडक्वार्टर मूव हुआ था कोलकाता से मुंबई 1937 में। इसके बाद आए थे आपके CD देशमुख, जो कि इंडिया के सब कुछ पहले यही थे ऑलमोस्ट। फिर मैंने 24 बताया कौन था, आपके उर्जित पटेल थे, जो 2016 से 18 तक रहे थे, 18 तक रहे थे 16 से लेके। फिर उसके बाद आपके आए थे शक्तिकांत दास। और अभी 25 मैंने बता दिया। देखो अगर 26 है तो वही प्रेजेंट होगा, अगर है तो मुझे नाम बताइए, करंट क्या है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। इसका टेन्योर 5 साल का होता है। बाकी मैंने इसके आपको डायरेक्टर बताए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 21 मैक्सिमम होते हैं। एक आपका होता है गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, इनके मैं नाम बता दी, इसका नाम मुझे आपको बताना है। फिर मैंने बताया 4 डायरेक्टर जोनल ऑफिस होते हैं, जोनल ऑफिस मैंने बताए थे। 10 कौन अपॉइंट करता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। 2 कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। उसके बाद एक मिनट चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे 4 यूनियन ऑफिस कौन कौन से हैं। एक है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दिल्ली कौन सा एरिया है, नॉर्थ में, मुंबई पड़ता है वेस्ट में, चेन्नई इज द साउथ एंड कोलकाता इज ईस्ट में, ठीक है। तो हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। कब शिफ्ट हुआ था, 1937 में। कहाँ से, कोलकाता से। तो ये चीज़ें दिखते याद आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें दिखते याद। ये इसका लोगो था, क्या था, टाइगर अंडर पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री। इसका अकाउंटिंग ईयर कब से लेकर कब तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक, ये मुझे आपको बताना है। फाइनेंशियल ईयर जो बजट आता है उसका ईयर कब से लेकर कब तक होता है, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। इसको बनाने वाली जो कमेटी का नाम था, उसको रॉयल कमेटी कमीशन क्यों बोला गया, क्योंकि सारे के सारे रिच पर्सन थे उस टाइम पे, बनाने वाले ही वही थे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। और जॉन हिटन यंग कमीशन इसका नाम भी था। उसके बाद मैंने बताया RBI इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको एडवाइस कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद रिच पर्सन ने बनाया था, ये मैंने आपको बता दिया था। ये शिफ्ट हुआ सब बता दिया मैंने। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस दिन रिच बंदों ने क्या किया था, आपको अप्रैल फूल बना के पैसे इकट्ठे करने का एक RBI बना दिया, ऐसे याद करोगे। RBI का 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में, बंगाल में इसका हेडक्वार्टर बना था। ये क्या है, ये बैंकों का बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, जो अपेक्स बैंक भी बोला जाता है। ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता, किसके साथ करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करता है। सो ये थे हमारे आज के थोड़े से फैक्ट। अगली क्लास में मैं आपको थोड़े फंक्शन बताऊंगा। पहले बेसिक जो बच्चे उतना ही पढ़ना चाहते हैं उससे भी काम चल जाएगा। फिर मैं एक एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो आपको समझ भी आएंगे और रियल में पता चलेगा आपका पैसा चलता कैसे है, आपका पैसा कैसे घूमता है, ठीक है। तो RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फैक्ट की बातें खत्म हुई ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ अगर बचता है तो मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन टर्म्स एंड देन MCQ। और एक चैप्टर से बाहर कुछ नहीं होगा, मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दो, आपको इसमें से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर और पेशेंस रखिए। मैं बस इतना ही बोलूँगा, ठीक है। बाय बाय।